आज का जो हमारा टॉपिक है, हमें जो डिस्कशन करनी है रिगार्डिंग द डॉक्यूमेंटेशन कि एक कंपनी को रजिस्टर करने के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। 2 तरह के डॉक्यूमेंटेशन है जिसकी हम अभी आज के लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। दे आर वेरी क्रिटिकल एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये मतलब इट इज़ नॉट सफिशिएंट कि सिर्फ ये 2 डॉक्यूमेंट्स हो गए हों, जमा करा दें आप रजिस्ट्रार को, तो आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाएगी। इससे एसोसिएटेड कुछ फॉर्म्स हैं पर्टिकुलरली, कुछ ऐसे चीज़ें और भी हैं जो विद रिस्पेक्ट टू द सेक्टर्स एंड कंपनीज़ बाय द टाइम टू टाइम ये चीज़ें वो ऐड और सब्ट्रैक्ट होती रहती हैं कि क्या चाहिए, क्या चीज़ नया फॉर्म है, कोई लॉन्च हो रहा है, कोई अपडेट आ गई है। तो ये चीज़ें बाय द टाइम फिर आप देखते हैं आपको किस सेक्टर के लिए आप कंपनी को रजिस्टर कर रहे हैं, तो वो फिर चीज़ें साथ में इसके ऐड ऑन होती हैं। पूरा एक बंच ऑफ डॉक्यूमेंट्स फिर आप जमा कराते हैं टू द रजिस्ट्रार और फिर आपकी कंपनी जो है वो रजिस्टर होती है। ठीक है, जब तक ये सारी डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं होती, सारी की सारी जो पर्टिकुलर्स हैं इन डॉक्यूमेंट्स के जो भी हमने डिस्कस करने हैं, ये जब तक सब प्रॉपर्ली आप उसको कंप्लीट नहीं करते हैं, तो तब तक आपकी कंपनी को रजिस्ट्रार कभी भी रजिस्टर नहीं करेगा। और जब कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होती तो वो ऑपरेट भी नहीं फिर कर सकती, उसकी कोई लीगल वैल्यू उस तरह से नहीं होती जिस तरह से होती है। और फिर दूसरी चीज़ ये कि अगर ये कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है तो उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेज इन टर्म्स ऑफ पेनल्टीज़ और ये सारी चीज़ें भी उसको बेयर करनी पड़ती हैं। तो ये सारी की सारी एक एक सर्कल में आने के लिए ना विद इन द इकोनॉमी आपको कंपनी को रजिस्टर कराना और लीगलाइज कराना, उसकी लीगल वैल्यू, क्योंकि इसमें कैपिटल इन्वॉल्व होता है और एंड देयर आर अदर्स मैटर्स एज वेल, जो कि एक प्रॉपर एसओपी को फॉलो करना और कोई ना कोई रेगुलेटर। देखो जब तक चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तो आप कैसे ये मेक श्योर कर सकते हैं कि आप इसको स्मूथली अपने बिजनेस को रन कर सकेंगे। तो इसलिए रेगुलेटर की सुपरविजन में आप अपनी जो कंपनी है उसको ऑपरेट करते हैं कि कल को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप किसको रुजू करेंगे, आप रेगुलेटर के पास जाएंगे सॉर्ट आउट कराने के लिए, और आप अपनी जो चीज़ें हैं उनको फिर हैंडल करेंगे अकॉर्डिंगली। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है इस सिलसिले में डॉक्यूमेंटेशन में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, वो क्या है, इसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सबसे पहले इसमें ये देखना होता है, इसका जो बेसिक की आइडिया है ना वो मैं आपको बता दूँ कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ द कंपनी, ये की इस लाइन है। इससे आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो एक्सटर्नल एक्सटीरियर है ना कंपनी का, उन मामलात को हैंडल करता है। फॉर एग्जांपल, नेम क्या होगा कंपनी का, रजिस्टर्ड ऑफिस किधर होगा, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लाइब्रेरी, इसको वन बाय वन अभी हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। ये सारी बातें, सब्सक्रिप्शन क्लॉज, शेयर कैपिटल क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, ये सारी चीज़ें, ये इसलिए एक्सटीरियर का जिक्र मैंने किया, एक्सटर्नल का जिक्र मैंने किया, क्योंकि ये सारी बातें आपने जब जिस जिस पब्लिक के लिए, जिस कस्टमर के लिए आप ये काम करने जा रहे हैं, कोई कंपनी फॉर्म करने जा रहे हैं, ऑब्वियसली अल्टीमेट पर्पस तो आपका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है शेयर होल्डर्स की, या आपका अल्टीमेट पर्पस तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो आप लिखते हैं ना, जब आप बताते हैं कि हमारी कंपनी का नाम क्या होगा, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है, ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या है, ये सारी चीज़ें ये लोगों को बताने के लिए है कि ये कंपनी है, यहाँ आप उससे रिव्यू कर सकते हैं, ये इसका पर्पस है, इसलिए बनी है, ये इसकी लाइबिलिटी है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली इस पे इन्वेस्ट करें। शेयर कैपिटल इसका कितना है, सब्सक्रिप्शन क्लॉज क्या है, ये सारी मालूमात फिर आपने एक्सटर्नल जो पब्लिक है उसको देनी होती है, जो आपके कस्टमर्स हो सकते हैं, जो अदर स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, क्रेडिटर्स हो सकते हैं, सप्लायर्स हो सकते हैं। वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं, फिर साथ साथ डिटेल्स को ऐड करती जाऊँगी। सबसे पहले नेम क्लॉज है, कंपनी का जो नाम है वो क्या होना चाहिए, उसको किस किस्म की कंपनी है, क्या वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, दो एस्पेक्ट से इसका नाम देखना है। पहली चीज़ तो ये कि आपने इसको विद रिस्पेक्ट टू द सेक्टर देखना है, विद रिस्पेक्ट टू द इंडस्ट्री देखना है कि किस किस्म की ये कंपनी है, क्या इसका नाम होना चाहिए। अच्छा, और दूसरी जिसका सिनेरियो है वो ये देखना है आपने कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये भी यू हैव टू डिसाइड। अच्छा, अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो फिर उसके नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड लिखा होना चाहिए, ये भी एक बात है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि एक तो ये बातें हो गई 2 कि आपने ये डिसाइड करना है कि किस सेक्टर की कंपनी है तो आपने किस किस्म का नाम रखना है। दूसरा ये कि प्राइवेट लिमिटेड है या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो उसका नाम ये तो बाय लॉ आपको बीच में इंक्लूड करना होता है अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो। अच्छा, एक और बात ये होती है कि एससीसीपी के अगर आप वेबसाइट पे जाए ना तो आपको वहाँ पे जब आप रजिस्टर करें, होपफुली आपने शायद वो असाइनमेंट की वीडियोज़ में भी देखा हो कि कुछ लिस्ट है प्रोहिबिटेड नाम, वो प्रोहिबिटेड नाम वो आप नहीं रख सकते अपनी कंपनी के। तो आपने वो भी वहाँ से भी एक ये चीज़ वेरीफाई करनी होती है कि कोई ऐसा नाम ना हो जो आप को प्रोहिबिटेड है। फॉर एग्जांपल इसमें कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जैसे या कोई टेररिस्ट ग्रुप हो सकता है, इस किस्म के नाम हो सकते हैं। तो इस किस्म की चीज़ आपने नहीं करनी। तो एक तो ये चीज़ है, वो लिस्ट प्रॉपर प्रोवाइड की गई है, उसको आप देख सकते हैं, वो कंसल्ट किया जा सकता है। एक तो सिनेरियो ये है विद रिस्पेक्ट टू द सिक्योरिटी कंसर्न।
एक इसका एस्पेक्ट ये है कि अगर आपने लेट्स सपोज़ किसी एक कंपनी फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपनी कंपनी लॉन्च की है और मैंने उसका नाम अनम शफ़ीक रखा है, तो मैंने इसको रजिस्टर कराया है, एक तो रजिस्ट्रेशन, फिर मेरा ये जो नाम है ये ट्रेडमार्क है ना मेरा, तो इसको आप कॉपी नहीं कर सकते। ये मेरा कॉपीराइट है कि मैंने इसको ये नाम ये मेरी प्रॉपर्टी है। तो इसको आप अगर यूज़ करेंगे या इसको इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, तो इसका मतलब है कि आप मेरी जो गुडविल है उसको कैप्चर करने की कोशिश करें, उसको आप जो है वो चुराने की कोशिश करें, तो इस तरह से वो फिर लीगल वैल्यूज़ और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं। तो इसलिए ये अवॉइड किया जाता है कि कोई ऐसी कंपनी जो पहले से एस्टैब्लिश्ड है, जो रजिस्टर्ड है, जो कि कॉपीराइट है उसका, तो वो आप उस तरह से उसको वो वाला ना डुप्लीकेशन ना हो जाए। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है नेम क्लॉज़। वंस द नेम हैज़ बीन रजिस्टर्ड, आपने नेम फिक्स कर लिया और वो रजिस्टर हो गया और वो ठीक है, उसमें कोई एतराज़ नहीं है कंपनी को, जो रेगुलेटर है आपका और रजिस्ट्रार को भी, देयर इज़ नो इश्यू इन दैट। इसका मतलब है कि आपका नेम क्लॉज़ वाला काम पूरा हो गया। आप ये मेंशन कर देते हैं कि कंपनी का जो ऑफिशियल नाम है, या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखते हैं कि क्या होगा। उसके बाद एसेंशियल्स में जैसे हमने ये चीज़ें डिस्कस की, आगे भी हम देखते हैं नेम क्लॉज में। अच्छा, रजिस्टर्ड ऑफिस, अगली जो वो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो इज़ अबाउट रजिस्टर्ड ऑफिस। रजिस्टर्ड ऑफिस से मुराद ये है कि आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये बताते हैं कि आपका ऑफिस कहाँ होगा, उसको वो किधर सिचुएटेड होगा, उसकी भी डिटेल आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बतानी होती है। ये जो चीज़ें आप एक दफ़ा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखते हैं ना, तो ये फिक्स्ड होती हैं। फिर जब अगर आपने इसमें कोई चेंज करना है, तो आपको पूरा एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, जो आगे हम अभी थोड़ा-सा डिस्कस भी करेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस है, इसलिए ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि आपने रैंडमली कोई भी दिमाग में चीज़ आई तो लिख दी। इसके पीछे प्रॉपर वर्किंग होती है, क्योंकि अगर इसमें कोई भी मिस्टेक है या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपने इधर लिखी है और एक्चुअल में नहीं है, तो यू हैव टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है? तो ये इसलिए इन चीज़ों को ध्यान से लिखना और इनको इंक्लूड करना, इनकॉर्पोरेट करना इन द मेमोरेंडम, वो मस्ट है, मैंडेटरी है। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्लॉज देखें, ऑब्जेक्ट निकला है ऑब्जेक्टिव से, और जो ऑब्जेक्टिव में आपको बताना होता है कि आपकी जो कंपनी है उसकी बिजनेस लाइन क्या होगी, वो किस बिजनेस को डील करेगी, किस सेक्टर में फॉल करती है, किस इंडस्ट्री में है वो, उसकी प्रिंसिपल बिजनेस लाइन क्या है, और क्या वो जो बिजनेस करने जा रही है क्या वो लॉफुल भी है या नहीं। तो ये इसमें बात है। और दूसरी चीज़ ये कि समटाइम्स कुछ कंपनीज ऐसा होता है कि वो बाद में किसी और डाइवर्सिफिकेशन या रिलेटेड और अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन करती हैं, तो वो एडिशन करने की कोशिश करती हैं। तो फिर ये देखा जाता है कि वो चीज़ लॉफुल या अनलॉफुल उस सिनेरियो में होती है कि अगर वो क्लॉज उन्हें ऑब्जेक्ट क्लॉज बनाते हुए अगर वो चीज़ तो अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी हुई है, तो फिर तो उन्हें अलग से कोई डॉक्यूमेंटेशन और इस तरह की तरद्दुद की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो कोई किसी अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि जब कंपनी एक्सपैंड होती है और ग्रोथ होती है, तो कंपनीज नॉर्मली ये करती हैं कि वो डाइवर्सिफिकेशन करने की कोशिश करती हैं, अपने बिजनेस को मजीद एक्सपैंड करने की, मजीद प्रॉफिट्स अर्न करने की कोशिश करती हैं। तो इसलिए जब जब कभी अब ये ऑब्जेक्ट क्लॉज डिजाइन किया जाता है, तो इसमें इस तरह से इसको देखा जाता है कि कंपनी का जो प्रिंसिपल जो है वो बिजनेस लाइन है, जो उसका मेन फोकस है बिजनेस का, वो किस लिए बनाई जा रही है। अगर लेट्स सपोज अगर वो कमर्शियल बैंक है, तो कमर्शियल बैंक की एक्टिविटीज आर डिफरेंट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक्टिविटीज। अगर लेट्स सपोज एक 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 सीमेंट कंपनी है, तो उसकी जो एक्टिविटीज़ है वो डिफरेंट है ना फ्रॉम द केमिकल जो इंडस्ट्री है, उसकी टेक्सटाइल्स है, उसकी उसकी जो चीज़ें हैं वो डिफरेंट होंगी। तो ये लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, और आपने डिटर्मिन करना है कि वो विच लाइन ऑफ बिजनेस यू आर गोइंग टू एंगेज इन। जब आप काम शुरू करेंगे, तो ये किस को केटर करेगा, आपकी आपकी कंपनी क्या सर्विस प्रोवाइड करेगी या क्या प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करेगी, आपका आउटपुट क्या होगा, ये आपने क्लियरली इसमें लिखना होता है। या तो ये पहले चीज़ डिसाइडेड होती है कि अगर आप लेट्स सपोज यू प्लान कि आप फ्यूचर में इसको मजीद एक्सटेंड करें, तो ये चीज़ें आपने इनकॉर्पोरेट करनी होती हैं मेमोरेंडम क्लॉज में। अदरवाइज बाद में फिर इसको कराना पड़ता है, उसमें फिर ज़्यादा प्रोसेस और डॉक्यूमेंटेशन इन्वॉल्व होती है। तो ये इसमें ऑब्जेक्ट क्लॉज है कि आप इसमें ऑब्जेक्टिव बताते हैं कि आपकी जो कंपनी है उसका पर्पस क्या है, उसका लाइन ऑफ बिजनेस क्या है, वो करेगी क्या जब वो एग्जीक्यूट होगी, फॉर्म होगी। फिर उसके बाद लाइबिलिटी क्लॉज है। लाइबिलिटी क्लॉज को हमने टाइप्स ऑफ कंपनीज में भी के पर्सपेक्टिव में भी देखा, फिर हमने सेक्शंस में डिस्कस करते हुए बात की कि लाइबिलिटी होती क्या है। तो हमें पता है कि लाइबिलिटी एक तो अनलिमिटेड और लिमिटेड, ये कैटेगराइजेशन है। फिर एक लाइबिलिटी की जो कैटेगराइजेशन है विद रिस्पेक्ट टू जो गारंटीज है, विद रिस्पेक्ट टू शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स है। तो ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं। ये आपको जो भी जिस जिस एरिया का भी आप फोकस कर रहे हैं, क्या फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि लिमिटेड लाइबिलिटी है या अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, या लिमिटेड बाय शेयर्स या लिमिटेड बाय गारंटी, तो यू हैव टू स्पेसिफाई इट। और ये वो चीज़ें हैं जो फिर आप बाद में बदल नहीं सकते, और अगर आप बदलना चाहें कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस इन्वॉल्व होती हैं, काफ़ी चीज़ों को आपको रिवाइज करना पड़ता है। अब आगे आप चल के देखेंगे कि कितनी ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ इसमें नजर आएंगी। पूरा एक प्रोसेस है जिसको फॉलो करना होता है, कमीशन बनता है एंड सो मेनी अदर थिंग्स।
तो लायबिलिटी क्लॉज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हमने ऑब्जेक्ट क्लॉज की बात की, हमने उसके रजिस्टर्ड ऑफिस की बात की, उसके बाद हमने उसके नाम की बात की। अब फाइनली दिस इज द शेयर कैपिटल क्लॉज। शेयर कैपिटल क्लॉज में आप बताते हैं कि जो हमने, आपको याद हो अगर, तो हमने उसमें भी डिस्कस किया था एसेंशियल्स में कि इसकी पावर वैल्यू आप मल्टीपल डिसाइड करते हैं। वैसे तो 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। जो डिसाइड के इसकी मिनिमम जो पावर वैल्यू है वो क्या होगी, तभी तो आपको पता चलता है ना कि प्राइस बढ़ी है या कम हो रही है। फिर उसके बाद आप कितना आपने ऑथराइज कराना है कैपिटल, जो कि जितना आप ऑथराइज कराएंगे वो आप लिखेंगे उसमें, और फिर आप बताएंगे कि जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो कितने आप इशू करेंगे। ऑब्वियसली जब आपने ऑथराइज कैपिटल बताया हुआ होगा और शेयर प्राइस को पावर वैल्यू की मेंशन किया होगा, तो नंबर ऑफ शेयर्स बताना इज नॉट अ बिग डील। ठीक है, तो ये फिर बात है। इसके बाद जो ऑथराइज कैपिटल होता है अल्टीमेटली तो आपका थ्रू आउट वही पेड अप कैपिटल होता है। तो लेकिन ये कंपनी की फिर डिस्क्रिप्शन होती है कि वो जितना इशू करती है उतना ही फिर पेड अप बाय द टाइम वो बिट्स एंड पीसेस में होता जाता है। तो ये इसमें सारी की सारी बात है। आप शेयर कैपिटल से रिलेटेड सारी की सारी जो डिटेल्स हैं वो इस यहाँ पे लिस्ट आउट करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। ये स्पेसिफिकली विद रिलेटेड टू द जब पब्लिक लिमिटेड कंपनी होता है कि उसने जब ये शेयर को अगर मार्केट करना है, तो एक तो वो सिनेरियो है, उस सिनेरियो में भी। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में भी ये चीज़ होती है कि अगर उन्होंने वो जो ये चीज़ मेंशन करते हैं, ऑल्दो उनका वो पब्लिक वाला फैक्टर नहीं होता कि उन्होंने एक स्टॉक मार्केट से कैपिटल रेज करना है, लेकिन स्टिल शेयर कैपिटल को नरेट करना, उसको बताना, ये दिस द मैंडेटरी थिंग। क्योंकि ये चीज़ पता होगी तो ये बाउंड्रीज डिसाइड होगी ना कि ये अपने स्कोप से बाहर हैं, जा रहे हैं या बाहर नहीं जा रहे। फिर सब्सक्रिप्शन क्लॉज, इसमें आप ये बताते हैं कि जो सब्सक्राइबर्स होंगे, ये सब्सक्रिप्शन जो क्लॉज है विद रिलेटेड टू द सब्सक्रिप्शन ऑफ द शेयर्स है कि किस किस ने आपके जो शेयर्स हैं उनको सब्सक्राइब किया है। अभी ये सब्सक्रिप्शन की बात हो रही है, अभी ये नहीं है कि जिसने भी आपके शेयर्स को सब्सक्राइब करने की कोशिश का इंटेंट शो किया है या इंटरेस्ट शो किया, अभी आपने उसको दे दिए हैं, ये बात नहीं है। अभी सिर्फ आप ये यहाँ पे लिस्ट आउट कर रहे हैं चीज़ें, उनकी पर्टिकुलर्स, उनको सब्सक्राइबर्स बता रहे हैं कि जो इंटेंट शो कर रहे हैं, अभी आपने दिए नहीं उनको शेयर्स। तो ये वो सारी जो चीज़ें हैं जो आप बताते हैं कि लेट्स सपोज मैं कहती हूँ मैं प्राइवेट कंपनी फॉर्म करना चाह रही हूँ, और प्राइवेट कंपनी में मेरे साथ जो है ये 4 बंदे और होंगे लेट्स सपोज। तो उन 4 बंदों के पर्टिकुलर्स मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी और बताऊँगी, और फिर मोस्ट प्रोबेबली ऑब्वियसली ये चीज़ें पहले से डिसाइडेड होती हैं बिटवीन द पार्टनर्स, बिटवीन द मेंबर्स, बिटवीन द डायरेक्टर्स। तो ये चीज़ें फिर बाद में उसको आप उस तरह से फिल आउट करते हैं। तो ये आप इसमें सब्सक्रिप्शन क्लॉज में बताते हैं, ये इस एस्पेक्ट से। उसके बाद यहाँ पर देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में ये सारी चीज़ें जो मैंने भी आपके साथ कम्युनिकेट की हैं, ये सारी चीज़ें एज इट इज़ आपकी कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 में लिखी हुई हैं, ये वहाँ से ली गई हैं। जब जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखो, मेमोरेंडम शेल बी प्रिंटेड, ये लिखा हुआ है कि अब हमेशा आपका मेमोरेंडम प्रिंटेड फॉर्म में होगा, पैराग्राफ्स में लिखा जाएगा, जो कि कंसेक्टिवली नंबर्ड होंगे, एक फ्लो में लिखे जाएंगे। हर सब्सक्राइबर यानी कि जितने भी मेंबर्स आप सपोज कर रहे हैं कि आपकी कंपनी में होंगे, वो उसको साइन करेंगे, उनकी उस डेट पे सब लिखी जाएगी जिस डेट पे साइन हो रहे हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें ये आपने फॉलो करने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन की बात हो रही है, ये वो पब्लिक कंपनी की सब्सक्रिप्शन, वो जो सब्सक्राइब कैपिटल था हमने डिस्कस किया, ये उससे डिफरेंट है। ये विद रिस्पेक्ट टू द मेंबर्स है, जो कि प्राइवेट कंपनी में तो मैनेजमेंट और शेयर होल्डर्स एक ही बात है, लेकिन जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स आर डिफरेंट, क्योंकि मैनेजमेंट वहाँ पे आप सब में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो मैनेजमेंट इज सेपरेट इन द पब्लिक लिमिटेड कंपनी। फिर देखो रिस्ट्रिक्शन ऑन द ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम के, लेट्स सपोज अगर आपको मेमोरेंडम में कोई ऑल्टरेशन करनी है, तो उसको उसमें क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है। अ कंपनी शैल नॉट ऑल्टर द कंडीशंस कंटेन्ड इन इट्स मेमोरेंडम एक्सेप्ट इन द केसेस ऑफ स्पेसिफाइड इन द कंपनीज ऑर्डिनेंस। मतलब पहली चीज़ तो ये है कि मना है कि आपने जो चीज़ लिख दी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, तो यू कैन नॉट चेंज इट, लेकिन सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस है। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, वो क्या है वो देखते हैं आगे। अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम, सबसे पहले सेक्शन 21 कंपनीज ऑर्डिनेंस का वो ये कहता है कि आप सिर्फ 2 रीजन हैं उसकी वजह से आप इसमें चेंज नहीं कर सकते, अदरवाइज दिस इज फाइनल एंड दिस इज जो है वो परमानेंट। वो क्या 2 चीज़ें हैं देखते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपने 2 तरह से आप चेंजेस होती हैं रिक्वायर्ड। पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपने रजिस्टर्ड ऑफिस कहा कि आप इस्लामाबाद में खोलेंगे, आपने ये लिखा है मेमोरेंडम में, लेकिन बाद में आपको ख्याल आया कि ओह हमने तो कराची में रजिस्टर्ड ऑफिस बनाना है, या मूव करना चाह रहे हैं, हम शिफ्ट करना चाह रहे हैं, या वहाँ पे बिजनेस के पर्सपेक्टिव ज़्यादा लग रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोकेशन इसकी शिफ्ट करना चाहते हैं। ये कोई भी वजह हो सकती है, यानी कि कैन बी एनी रीज़न। लेकिन क्रक्स ये है कि आपने रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज करना है, उसकी लोकेशन को चेंज करना है। तो एक तो वजह ये है मेमोरेंडम एसोसिएशन को चेंज करने की। दूसरी जो वजह है वो ये हो सकती है कि आपने कंपनी का पर्पस, जो ऑब्जेक्टिव जिसके लिए वो बनाई गई है, वो चेंज करना है। 2 बातें, इन 2 बातों, ये 2 रीजंस हैं जिसकी वजह से अल्टरेशन अलाउड हो सकती है।
अच्छा, अब इन 2 सिनेरियोज़ में देखो, जो तो है रजिस्टर्ड ऑफ़िस की बात, वो तो इतनी टेक्निकल नहीं लगती, क्योंकि आपने सारा जो स्ट्रक्चर है वो तो सेम रहेगा, आपने सिर्फ़ जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है चेंज करना है ना। लेकिन जहाँ तक बात है ऑब्जेक्टिव की, तो यहाँ पे आके टेक्निकलिटीज़ बढ़ जाती हैं। बिकॉज़ जब आप ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो ना सिर्फ़ डॉक्यूमेंटेशन बदलती है कुछ सिनेरियोज़ में, बल्कि यहाँ पर जो पूरा का पूरा, जिसे कहते हैं ना, अपसाइड डाउन एक चेंज आता है कि आपने काम शुरू किया था सीमेंट के लिए, अब आप कहते हैं कि नहीं, मैंने सीमेंट वाला काम नहीं करना, मैंने टेक्सटाइल में जाना है। तो ये अपसाइड 360 डिग्री चेंज है। तो इसके लिए थोड़ा-सा टेक्निकल प्रोसेस है जो फॉलो किया जाता है। तो ये बात है। अब फिर ये कोई आपको कंपनीज़ ऑर्डिनेंस ये बताता है, हाउएवर अ स्पेशल रेज़ोल्यूशन शैल बी पास्ड टू अल्टर द मेमोरेंडम। दोनों सिनेरियोज़ में एक स्पेशल रेज़ोल्यूशन पास की जाएगी। एक करारदाद होती है जिसमें सारे जो मेंबर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो उसको कंसेंसस से एग्री करेंगे। और अच्छा, जब तो बात हो रही है लोकेशन की, तो मैंने जैसे कि अभी आपको बताया कि इट्स नॉट अ वेरी टेक्निकल थिंग। तो उसमें तो आपने रेज़ोल्यूशन अगर पास कर दी, सब एग्री हो गए, तो चलो जी, आप इसको अल्टर करा देते हैं और पुट अप कर देते हैं एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार। लेकिन जब आप बात करते हैं ऑब्जेक्टिव होता है कंपनी की, तो देन देयर इज़ अ कमीशन, एक कमीशन फॉर्म होता है। आप पिटीशन फाइल करते हैं कि हम जो है इसको चेंज करना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी को। तो एक कमीशन फॉर्म होता है। कमीशन एक बेंच, 2-3 लोगों का एक कमीशन फॉर्म होता है, जो इस चीज़ को डिस्कस करता है, इस दरख्वास्त को जो आप दे रहे हैं रजिस्ट्रार को, वो उसको डिस्कस करता है, देखता है कि क्या वजह है, किस वजह से ये लोग कह रहे हैं कि इन्होंने ऑब्जेक्टिव चेंज करना है। तो जो अगर रीज़नेबल कंडीशंस हो, तो देन दे इसको वो जो है एग्री कर लेते हैं और वो अलाउ कर देते हैं, ठीक है। फिर देखो, फॉर चेंज इन लोकेशन देयर इज़ नो नीड टू टेक कंफर्मेशन बाय द कमीशन। उसकी वजह यही है कि इट्स नॉट दैट मच टेक्निकल थिंग। Before confirming any change, the commission must satisfy that sufficient notice of proposed change is given to every person. हर क्रेडिटर और हर शेयर होल्डर को, जिसका इंटरेस्ट है, जिसका स्टेक है कंपनी में, उसको आपने बताया है कि हम इसका ऑब्जेक्टिव चेंज करना चाह रहे हैं। या लेट्स सपोज अगर लोकेशन की ही बात है, तो आपने हर एक को बताया है, हर एक को इंटीमेट किया है कि हम जो है इसकी लोकेशन चेंज करना चाह रहे हैं। तो हर एक की नॉलेज में ये बात है। तो फिर उसके सिनेरियो में, अच्छा, अब एक तो ये दोनों सिनेरियो में है, लेकिन जहाँ तक कमीशन की बात है, वो आप देखेंगे कि वो उसके ऑब्जेक्ट के केस में बनेगा, ठीक है? तो ये, लेकिन इंटीमेशन दोनों केसेस में ज़रूरी है। कमीशन बनेगा सिर्फ ऑब्जेक्ट के केस में, जहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव चेंज करें कंपनी का। Procedure on confirmation of alteration. A certified copy of the order confirming the alteration, together with a printed copy of the memorandum as altered, shall within 90 days from the date of the order be filed by the company with the registrar. अब क्या होगा जब ये चीज़ ग्रांट होगी आपको परमिशन के, नाउ यू कैन चेंज द कमीशन। आप, मैंने बताया कि स्पेसिफिकली बनता है इन द केस ऑफ ऑब्जेक्टिव, अगर चेंज हो रहा है तो आपने वो उसको चेंज हो गया, आपको परमिशन मिल गई, कमीशन ने ये डिक्री दिया कि आप यू कैन चेंज द ऑब्जेक्टिव। और दूसरी सिनेरियो में जब आपने रेजोल्यूशन पास की एंड आपने सबको इंटीमेट भी कर दिया, ये प्री रिक्वायरमेंट्स थी, और आपने लोकेशन चेंज करने के लिए भी एग्रीमेंट हो गया, तो फिर क्या होगा कि एक जो आपने ऑल्टर्ड, एक तो पहले ओरिजिनल था ना आपका, फिर आपने जो चेंज के साथ चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करके एक नई कॉपी बनाई मेमोरेंडम की, और उस कॉपी को जो है विद द ओरिजिनल वन जो आपने ऑल्टर किया है, और दोनों को आपने विद इन 90 डेज जो है अपनी कंपनी के रजिस्ट्रार के साथ फाइल कर दिया। यानी कि दोनों कॉपीज आप इसलिए बताएंगे कि ताकि इसे पता हो कि ओरिजिनल क्या है और ऑल्टरेशन क्या हुई है। विद इन 90 डेज ऑफ दिस डिग्री के नाउ यू कैन मेक द ऑल्टरेशन, आप चेंज कर सकते हैं। आपने 90 डेज के अंदर अंदर जो है वो जमा कराना होता है रजिस्ट्रार को। रजिस्ट्रार क्या करेगा, रजिस्ट्रार रजिस्टर करेगा और सर्टिफाई करेगा कि सारी कंपनीज की ऑर्डिनेंस की जो बताई गई फॉर्मेलिटीज़ हैं इस कंपनी ने फुलफिल की है, और वो इस चीज़ को कंफर्म करेगा। उसके बाद क्या होगा, जहाँ पे ऑल्टरेशन इन्वॉल्व करती है ट्रांसफर ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन प्रोविंस टू अनदर प्रोविंस, अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर कंफर्मिंग द ऑल्टरेशन शैल बी फाइल्ड बाय द कंपनी विद द रजिस्ट्रार इन ईच ऑफ सच प्रोविंस। यानी कि हर प्रोविंस में जो आपका रजिस्ट्रार ऑफिस है उसका सीसीपी का, उसको ये कॉपी प्रोवाइड की जाएगी। ओबियसली क्योंकि अभी अगर वो पंजाब में है तो वहाँ पे पंजाब में के ऑफिस में वो फाइल किया है उसने। तो अगर वो मूव करा है किसी दूसरे प्रोविंस में, तो फिर वहाँ पर जाके भी वो उस प्रोविंस के जो जोनल ऑफिस है वहाँ पर कॉपी सबमिट करेगा। तो ये सारी चीज़ों का, ये सारी जो सेंसिटिविटीज़ हैं, इनका ध्यान रखना इन कामों में ज़रूरी है। फिर उसके बाद देखिए, द कमीशन मे बाय ऑर्डर एट एनी टाइम एक्सटेंड द टाइम फॉर द फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद द रजिस्ट्रार। मतलब जैसे भी मैंने पहले बात की ना कि 90 डेज़ में आपने अगर आपको डिक्री ग्रांट हो गई है, डिक्री यानी कि ये डिसीजन आपको मिल गया है कि हाँ ठीक है, आप जो ऑल्टरेशन है, कमीशन ने कह दिया है कि आप ऑब्जेक्टिव चेंज कर लें, या लोकेशन के केस में स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गई है और सब ये एग्री हो गए हैं कि येस वी हैव टू चेंज द, किसी को कोई एतराज़ नहीं है, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो आप लोकेशन भी चेंज करते हैं। तो फिर दोनों सिनेरियोज में हमने ये बात की कि 90 डेज़ में आपने रजिस्ट्रार को इंटीमेट करना है, ओरिजिनल और ऑल्टर्ड मेमोरेंडम आपने उसको पहुंचाना है और फाइल करनी है कॉपीज़, और दूसरे जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज में। तो
अगर लेट्स सपोज विद इन 90 डेज आप नहीं फाइल कर पाते और 90 डेज गुजर जाते हैं, लैप्स हो जाता है टाइम का, तो कमीशन ऑर्डर कर सकता है एक्सटेंशन। कमीशन उस टाइम पीरियड में एक्सटेंशन दे सकता है। ऐसा नहीं है कि 90 डेज गुजर गए और आप फिर गए तो रजिस्ट्रार ने उसे रजिस्टर करने से इनकार कर दिया कि आप तो जो टर्न अराउंड टाइम है उसको ब्रीच कर दिया आपने। तो ऐसा नहीं होता, ये इसमें बात की गई है। उसके बाद देखिए effects of failure to register within 90 days, जैसे मैंने अभी बात की, इसी की यहाँ पे एक्सटेंशन है। If the alteration is not implemented after the order of the commission confirming the alteration, it shall become null and void। हो जाता है null and void, मतलब अगर आप जाते हैं विदाउट द कमीशन की एक्सटेंशन के बगैर जाते हैं रजिस्ट्रार के पास, ऑब्वियसली वो उसे रिजेक्ट करेगा कि ये ऑल्ट्रेशन इज नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज यू हैव कम आफ्टर 90 डेज। लेकिन अगर आप कमीशन जो फॉर्म हुआ है ऑब्जेक्ट के केस में, ऑब्जेक्ट चेंज के केस में, उसकी जो रिवाइज डिग्री है, उसकी जो परमिशन है वो लेके जाते हैं, और अगर उसने रिवाइज कर दिया ऑर्डर ऑल्ट्रेशन के, आप उस डेज की में एक्सटेंशन दे दिए, देन वो जो रजिस्ट्रार है उसको एक्सेप्ट कर लेगा, फिर वो नल एंड वॉइड नहीं रहेगा। यहाँ पे ये डिस्कशन हुई है। फिर देखिए अब ये यहाँ तक हमने जो ऑल्टरेशन की बात की कि अगर आपने मेमोरेंडम, पहली चीज़ तो मैंने आपको ये बताई कि दो डॉक्यूमेंट्स हैं जो क्रिटिकल हैं, हर सूरत में आपको बनाने हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मैंने आपको की पॉइंट ये बताया कि ये एक्सटीरियर से एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स को डील करता है, ठीक है, और वो हमने डिस्कस किया 1 बाय 1 डिटेल से। फिर मैंने आपको ये बताया कि अगर मेमोरेंडम में चेंज करनी हो तो वैसे तो उसकी इजाज़त नहीं है, लेकिन दो एक्सेप्शन है। दो सिनेरियोज में, एक सेक्शन हमने डिस्कस किया पीछे जो ये बताता है कि आप दो सिनेरियोज में ऑल्टरेशन के चांसेस हैं। वो दो सिनेरियोज क्या हैं? पहला सिनेरियो तो है वो दिस इज अबाउट द चेंज ऑफ लोकेशन, कि अगर आप लोकेशन चेंज करें तो फिर आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है और वो आप चेंज करा सकते हैं। दूसरा सिनेरियो जो है वो ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी, अगर आप लाइन ऑफ बिजनेस आपने पहले कुछ और चूज़ किया है, बाद में आप उसे चेंज करना चाहते हैं या आप उसमें कुछ एडिशन कराना चाहते हैं, तो फिर आप क्या तरीकाकार इख्तियार करेंगे और किस तरीके से ये चेंजिंग इनकर होगी, कॉपरेट होगी। और अगर हो गई, एक दफ़ा आपको परमिशन मिल गई, तो फिर आपने क्या करना है? फिर रजिस्ट्रार के पास जाना है और आपने वो कॉपियाँ जमा करानी है विद इन 90 डेज़। फिर अगर आप विद इन 90 डेज़ ना करा सके तो फिर क्या होगा? फिर अगर आपको कमीशन रिवाइज़ कर देता है आपका ऑर्डर, या आपको ऑल्टरेशन एक्सटेंशन की परमिशन दे देता है, तो अगर वो परमिशन या रिवाइज़ ऑर्डर आप लेके जाएँगे रजिस्ट्रार के पास, तो रजिस्ट्रार वो एक्सेप्ट करेगा और आपकी कंपनी को रजिस्टर कर देगा। इन केस ऑफ लोकेशन मैंने आपको ये बताया कि अगर तो आप एक प्रोविंस में, विद इन प्रोविंस आप मूव करें, एक ऑफिस आपने जो है वो चकलाला में बनाया, दूसरा बना रहे हैं बहरिया में, तो ये विद इन प्रोविंस अगर आप मूव करें तो फिर जस्ट रेजोल्यूशन पास कर देना और हर एक को इंटीमेट कर देना काफ़ी है, और रजिस्ट्रार को फाइल कर दें डॉक्यूमेंट। लेकिन अगर आप किसी और प्रोविंस में मूव करें तो फिर आप उस प्रोविंस के जोनल ऑफिस में जो एससीसीपी का है वहाँ पर जाके, वहाँ पर भी उस रजिस्ट्रार को भी ये चीज़ बताएंगे। दोनों प्रोविंसेस के जो रजिस्ट्रार आपके पास, या आपकी इन्फॉर्मेशन रजिस्टर्ड होगी। तो ये हमने सारी चीज़ें अभी तक डिस्कस की, जिसको मैंने समराइज़ किया। अब हमने बात करनी है मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के डिफरेंस की, कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में फ़र्क क्या होता है। मेमोरेंडम एक्सटर्नल चीज़ों को देखता है, जो फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन है, जो एक्सटीरियर को डील करेंगे। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इंटरनल अफेयर्स को डील करता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस विद इन द कंपनी। एक कंपनी फॉर्म होगी, उसके अंदर जो चीज़ें अंदर कैसे उसके एसओपीज फॉलो हो रहे हैं, उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कंपनी को कैसे गवर्न किया जाएगा, क्या क्या उसकी इन्फॉर्मेशन है, इस किस्म की जो इन्फॉर्मेशन लिखी होती है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आप लिख के बताते हैं। कितने डायरेक्टर्स होंगे, इनकी रेम्युनरेशन कितनी होगी, ये सारी बातें आप इसमें बताते हैं। जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं, जो जिनका ताल्लुक बाहर के लोगों से है, फॉर एग्जांपल रजिस्टर्ड ऑफिस का, ऑब्जेक्टिव का, ये नाम का, ये सारी चीज़ें बाहर के लोगों को दिखाने के लिए कि ये आप देखिए और इसमें इन्वेस्ट करें कंपनी में, तो वो आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आते हैं। अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को हम डिटेल में भी देख लेते हैं। पहली चीज़ तो ये कि इट इज़ अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट गवर्न अ कंपनी। याद रखें कि ये इंटरनल मैटर्स को डील करता है। इसमें सारी वो बातें हैं जो इंटरनल मैटर्स को बताती हैं। उसके बाद देखें, इसकी कुछ थोड़ी बहुत डिटेल्स है, इतनी ज़्यादा इसमें थियरी नहीं होती, क्योंकि एक बेसिकली फॉर्म है ना, परफॉर्मा है, जैसे आपका एडमिशन फॉर्म है, आपने एडमिशन लेना है तो आप एडमिशन फॉर्म को फिल करते हैं, उसमें अपने पर्टिकुलर्स बताते हैं, तो वो बेसिकली एक एग्जाम्पल है। इसी तरह कंपनी है, उसका भी एक परफॉर्मा है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का, उसको आप फिल करते हैं, आप जमा कर देते हैं जाके। ये फॉर्म्स आपको एससीसीबी की उसमें वेबसाइट पे नजर आएंगे, ये फॉर्मेट्स पड़े हुए होते हैं। इट कंटेन्स द रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटिंग टू द मैनेजमेंट ऑफ इट्स इंटरनल अफेयर्स। ये मैंने अभी आपको बताया कि इसमें जो फोकस है वो इंटरनल अफेयर्स पे, और जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसमें जो फोकस है इज ऑन द एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ द कंपनी। इट डिफाइंस राइट्स एंड पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द मैनेजमेंट से रिलेटेड बातें होती हैं इसमें। इट मस्ट नॉट कंटेन एनीथिंग व्हिच इज अगेंस्ट द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ऑब्वियसली हार्मनी तो दोनों में होती है, या कोई ऐसी चीज़ नहीं आपने लिखनी है जो कंपनीज ऑर्डिनेंस के अगेंस्ट हो, वो तो आपने दोनों में ख्याल रखना है कि कोई भी ऐसी बात नहीं करनी, कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जो कंपनीज ऑर्डिनेंस के या पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ हो। पब्लिक पॉलिसी से मुराद पब्लिक वेलफेयर के खिलाफ हो।
इसी तरह आपका जो कंपनीज़ ऑर्डिनेंस है आपको बताता है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को प्रिंटेड होना चाहिए, पैराग्राफ्स में डिवाइडेड होना चाहिए। ये फॉर्मेटिंग से रिलेटेड बातें हैं कि आपने उसको नंबर्ड होना चाहिए, कंसेक्टिवली लिखा लिखा होना चाहिए, अगर आपको ड्राफ्टिंग कर रहे हैं इसकी। और हर सिग्नेटरी ने उसको जैसे जिसने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को साइन किया, उसी तरह उसने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को भी साइन करना होता है। उसमें विटनेसेस होते हैं जो उसे अटेस्ट करते हैं। फिर ये देखो ये कॉन्टेंट्स हैं इसके, इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, जैसे मैं कह रही हूँ इंटरनल मैटर्स हैं, तो क्या हो सकते हैं इंटरनल मैटर्स? फॉर एग्ज़ाम्पल के कॉन्ट्रैक्ट जो हैं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन, नंबर और वैल्यू ऑफ शेयर्स क्या होगी, अलॉट किस-किस को करने हैं शेयर्स, फिर इसके अलावा देखो और इसमें मीटिंग्स एंड प्रोसीडिंग्स, कब-कब मीटिंग, किस डेट को मीटिंग फाइल करनी है, वोटिंग राइट्स क्या हैं, अपॉइंटमेंट क्या होगी, रिम्यूनरेशन, डायरेक्टर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन है, बोरिंग पावर्स उनकी कितनी है, डिविडेंड देना है या नहीं देना, रिजर्व्स कितने रखने हैं, अकाउंट्स एंड ऑडिट को किस तरह से हैंडल किया जाएगा, ये सारी बातें इंटरनल अफेयर्स हैं। प्रोसीजर ऑफ वाइंडिंग अप, आपने कंपनी को डिसॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? कोर्ट के पास जाके करेंगे, रेज़ोल्यूशन पास करके करेंगे या किस तरह से करेंगे? सील ऑफ द कंपनी जो हमने डिस्कस किया था एसेंशियल्स में कि ऑफिशियल सिग्नेचर होता है, स्टैम्प होती है, ये किस तरह की होगी, कैसे बनाएँगे, इसका क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या डिज़ाइन होगा, ये इंटरनल मैटर्स हैं, इंटरनल अफेयर्स हैं कंपनी के। तो ये इसमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आप प्रिस्क्राइब करते हैं और ये चीज़ें सारी डिसाइड करके ये आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बना सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि पहले आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बना के दे दें और बाद में ये चीज़ें आप डिसाइड करें, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है? तो ये प्रॉपर एक पूरी डिटेल्ड वर्किंग होती है। उसके बाद आप जाते हैं और आप अपने डॉक्यूमेंट्स फाइल करते हैं रजिस्ट्रार को और फिर रजिस्ट्रार इन सारी डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी करता है कि क्या ये कंपनीज़ ऑर्डिनेंस और जो रूल्स एंड रेगुलेशन है सीसीपी वक़्तन-फ़वक़्तन इश्यू करता है। जैसे कि अब आपने देखा है कि 2017 का भी एक्ट आया हुआ है, तो उसमें जो रिफॉर्म्स आई हैं, जो अपडेशंस हैं बेसिकली 1984 के ऑर्डिनेंस की, वो सारी चीज़ों को एक दफ़ा स्क्रूटनाइज़ करके अच्छी तरह एंड देन वो उसको अप्रूव करता है। जब अप्रूवल मिल जाता है तो उसका मतलब है योर कंपनी इज़ रेडी टू गो, वो अपना बिज़नेस ऑपरेट कर सकती है और अपना काम लीगली वो स्टार्ट कर सकती है। तो ये सारी की सारी आज की डिस्कशन थी। इसमें अगर कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।